बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी आज चैप्टर 6 है। इसके मुताबिक लंच के मुताबिक एंजाइम्स और सिलेबस भी आपको सुना दिया है हिरा ने पढ़ के। एंजाइम सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद इसमें कुछ हेडिंग तो सेम है, बाकी हेडिंग डिफरेंट है इससे। चलें इंट्रोडक्शन। आप एंजाइम्स के नाम से बहुत पहले से वाकिफ हैं, मैट्रिक में भी नाम आया, इंटर में पूरा चैप्टर था एक छोटा सा बायोलॉजी में, और अब भी हर एक चैप्टर की शक्ल में आपके सामने है। एंजाइम्स आमतौर पर मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैंने जो फिक्रा बोला है आपको और की जगह मैंने कहा है मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, चूंकि हम प्रोटीन पहले पढ़ चुके हैं। अब मोस्ट कहने का मतलब या उसकी रीजन ये थी कि सम एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे हैं, चंद एक एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन्स नहीं हैं, इसलिए वो एक्सेप्शन है। लेकिन रूटीन में हम यही कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। चूंकि आटे में नमक कितना सा होता है इसका आपको अंदाजा है। वो आटे में नमक से भी कम है वो एंजाइम जो नॉन प्रोटीन एंजाइम्स हैं, और शायद यहाँ पे इनका जिक्र ना किया गया हो। मेरा तारफ पहला पॉइंट तो हुआ कि कंपोजिशन के लिहाज से मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कुछ अदर सब्सटेंसेस मसलन आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल भी कैटेलाइज करते हैं कुछ रिएक्शन को। ये आपके लिए शायद गैर मारूफ रहा हो कहीं पे पॉइंट, लेकिन बहरहाल ऐसा है, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं पे आगे डिस्कस होगा। ये मुझे लग रहा है ये गंडोगरी कहाँ पे आ गई है, क्या कर रही है। चलो ठीक है जी। एंजाइम्स, अच्छा, एंजाइम की डिस्कवरी अगरचे ज़माना कदीम से ये सब कुछ मौजूद था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा आप, और ना ही किसी ने आपको पढ़ाया होगा कहीं पे, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि टीचर सिर्फ वो छुपाते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर होता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो कम ही पढ़ते हैं। बहुत अर्सा पहले एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, कैसे स्टडी किया कि एक जंग में फायरिंग हुई, एक फौजी का पेट का लेफ्ट वाली साइड स्किन कट गई, स्टोमक भी कट गया, एक साइड से स्टोमक में सुराख हो गया। अब वो पेशेंट हील हो गया, लेकिन उसके वो पेट में उस मैदे में सुराख मौजूद था, और उसको ज़ाहिर की खास एंगल पे बैठना पड़ता था, लेटना पड़ता था, ताकि चीज़ें फूड मैदे से बाहर ना निकल जाए। उसके ऊपर बाकायदा पट्टियां बांधनी पड़ती थी डॉक्टर को। सेंट एलेक्सिस मार्टिन डॉक्टर का नाम है। उसने उस पेशेंट को ट्रीट भी किया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया। वो एक्सपेरिमेंट थे इसी हवाले से कि खाना कैसे हजम होता है। उसने मुख्तलिफ चीज़ें, वो मलमल की एक पोटली लेता है, उसमें छोटी सी बारीक बारीक पीसेस करके कुछ चीज़ का डाल देता है, बस के गोश्त डाल दिया, किसी में कुछ डाल दिया, और वो उसके स्टोमक में रख देता है छोटी छोटी पोटली, और फिर उनको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो निकाल के देखता कि उसमें क्या चेंज आई। अब देखें कि रिसर्च कैसे हुई, अभी सोचिए कि जमाने उस जमाने में रिसर्च किस तरह से होती थी। बहरहाल ये सर्च का एक मेथड है। अब जिस नाम की तरफ मैं जा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आपकी बुक में इसका नाम होगा। साइंटिस्ट हैं दो, पेन एंड परसोस। इसमें हिस्ट्री नहीं दी है जी, आपकी बुक में हिस्ट्री नहीं है। ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट किया और उसकी वर्किंग को चेक की। ये एक्सपेरिमेंट अब भी एफएससी, बीएससी, बीएस, एमएससी के सिलेबस में शामिल है। जब कोई बीज उगना शुरू होता है, कोई बीज, अब ले लें गंदम का बीज, चावल का बीज, मकई का बीज, उन्होंने जौ पे काम किया था। जौ बहुत आम शुरू वाली चीज है। जौ के बीज जब उगते हैं, उनमें से एक रूट और शूट निकलना शुरू होती हैं। उन्होंने वो लिए, उनको क्रश किया, क्रश करके उसका फिल्ट्रेट तैयार किया। उसके फिल्ट्रेट को उन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ टेस्ट किया, और मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, मुख्तलिफ पीएच की कंडीशन में, मुख्तलिफ कंडीशन के साथ, और आखिरकार वो ये फाइंड करने में कामयाब हो गए कि तकरीबन न्यूट्रल पीएच के ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस पे ये एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है और करता है। उन्होंने उसको डाइएस्टेज का नाम दिया, इस पहले एंजाइम को जो नाम दिया डाइएस्टेज। अभी ये सुन लीजिए, जो चीज़ मैंने बताई हैं ये मेरा ख्याल में आपकी इस बुक में नहीं है। ये हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री है ही नहीं, इस वजह से इसने इस तरह की कोई चीज़ बयान नहीं की। बहरहाल ये बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी। ये था जी पहला तारफ। और उसके बाद जो दूसरा एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो पेप्सिन है, वो जो स्टोमक वाली एग्जाम्पल मैंने दी है कि स्टोमक में एंजाइम पैदा होता है और चीज़ों को हजम करता है। स्पेशली उसने फिर ये फाइंड आउट किया, दूसरा साइंटिस्ट सेंट एलेक्सिस मार्टिन डॉक्टर था,
जिसने ये डिस्कवरी की कि स्टोमक के अंदर मौजूद एक फ्लूइड जिसमें से जो प्रोटीन को हजम करना शुरू करता है। बहरहाल ये हैं जी दो इनिशियल डिस्कवरीज। उसके बाद जो बाकी एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा पहले स्टोमक इंटेस्टाइन में डिस्कवर हुए, और वो थे पेप्सिन के बाद ट्रिप्सिन और फिर एमाइलेज एंड मैनी अदर्स। फिर ये था जी एंजाइम्स की डिस्कवरी के हवाले से। उसके बाद तो फिर सेल टू सेल एक स्टेज आई कि जब सेल्स के अंदर एंजाइम्स की डिस्कवरी शुरू हो गई। मैंने हिस्ट्री आपके सामने बयान कर दी है जी। और ये ज़्यादा हिस्ट्री किस में आएगी बताइए, ये इंट्रोडक्शन में आएगी। मैंने हिस्ट्री बताई है, इसका ताल्लुक इंट्रोडक्शन से है। तो शुरू में जितने भी एंजाइम डिस्कवर हुए वो सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं प्रोटीन वाले एंजाइम्स, क्योंकि मेजॉरिटी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेचर में बहुत सी और मिसालें हैं। आई एम श्योर आप लोग शहद के नाम से वाकिफ हैं, शायद सबने देखा हुआ है। आप समझते हैं कि जी शहद सर। कौन बनाता है, जी कैसे सर। बनाते हैं? शहद कौन बनाता है? सर हनी बी। हनी। सर हरी बीन्स। अब जो चीज़ हैरान को अगर सोचिए और कीजिए, कुरान पाक अब से ये इसको तो 1433 चल रहा है ना हिजरी सन। किसी को याद है हिजरी कौन सा आजकल? क्योंकि ये हमारे नो सवाल सर। होते हैं। मेरे ख्याल में 1433 है। इज इट श्योर? जी हिजरी को सर। जी। इसमें अगर हम मजीद 13 साल ऐड कर दें, 33 से 3 हो गए 36 प्लस 46, अब से 1446 ईयर यानी 1450 साल पहले तकरीबन कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ। और उस कुरान पाक में वर्डिंग मौजूद है कि जो शहद है वो शहद की मक्खियों के पेट से निकलता है। अब से 1450 साल पहले कुरान पाक की वर्डिंग मेरा तर्जुमा ज़ाहिर है अरबी नहीं बल्कि उसका उल तर्जुमा को बताया है। कुरान पाक की किसी आयत के अंदर ये चीज़ मौजूद है जो मैंने मेंशन की है। और बहुत बाद में जाके ये पता चला कि शहद की मक्खियां जो हैं वो फूलों से रस चूसती हैं, नेक्टर, जो कि शुगर या चीनी का सोल्यूशन होता है। उसको चूसती हैं, उनके स्टोमक में जाता है, गट में जाता है। वहां पे एंजाइम जिसको उस वक्त नाम दिया गया था इन्वर्टेज, आजकल उसको इन्वर्टेज के अलावा सुक्रेज भी कहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो उसको रीगर्जिटेट कर देती हैं और वो शहद बन जाता है एक किस्म का, और वो शहद की मक्खियों के छत्ते में जमा हो जाता है। ये मैंने एक और एग्जाम्पल दी थी आपको एक एंजाइम की, जो कि जनरल नॉलेज के हवाले से, इस्लाम के हवाले से खासियत का मामला। बहरहाल ये था जी हिस्टोरिकल तारफ मैंने कराया आपका, और मजहब के लिहाज से भी एक पॉइंट का जिक्र कर दिया। इसने यहाँ पे इसकी कुछ अहमियत दी है, लेकिन मैं फिलहाल उसको नहीं, बल्कि हम आगे चलते हैं। आपकी बुक की जी, सॉरी, इसने यहाँ से हिस्ट्री शुरू की है। जी इसमें नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं दिया, बस मैंने दो नाम। जी 1850s में लुई पास्चर ने नतीजा निकाला था कि जो फर्मेंटेशन का अमल है वो फर्मेंट्स की मदद से होता है। और ये फर्मेंट्स बाद में साबित हुआ कि ये एंजाइम्स हैं जो कि यीस्ट यानी खमीर में पैदा होते हैं और इस वाले प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और साइंटिस्ट का नाम है जी फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहन, जिसने उन फर्मेंट्स को, उन मॉलिक्यूल्स को एंजाइम का नाम दिया। इसने ईयर नहीं लिखा हुआ, इसको ईयर लिखना चाहिए था। एक और साइंटिस्ट 1897 में एडवर्ड बुखनर ने यीस्ट के अंदर से, जी ये वही चीज़ आ गई, वो फर्मेंट्स वाली है। इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो कि ये काम करती हैं, एंजाइम्स, और नाम उसका बाद में एंजाइम रखा गया। अगला नाम है जी, इसको क्या नाम दिया है जी, जेम्स समलर 1926 में आइसोलेशन और क्लस्टरिंग की यूरिएज एंजाइम का नाम है। यूरिएज बहुत से पौधों से इसने शायद तो जिक्र नहीं किया। जी इसने एग्जाम कर पहले मैं बता देता हूँ जी। जो फलियां होती है, इसने फलियों से गालिबन इसको आइसोलेट किया था। जैकबिन यूरिएज दुनिया का बहुत ही मशहूर अहम एंजाइम है। 1930 में समलर ने जब वो ये हो गए, आइसोलेट हो गए, क्रिस्टलाइज हो गए, तो बहरहाल नेक्स्ट है जी पेप्सिन ट्रिप्सिन प्लस एंजाइम, ये भी किसी दौर के अंदर जो है आइसोलेट हो चुके होते हैं। पहले ये है चंद एक नाम हिस्ट्री के लिहाज से, ये कुछ बंदों की तस्वीरें दी हुई है इन्होंने। जी अब ये नाम आया है जी, जेएसपी हेल्डेन ने एंजाइम के नाम से मजमून लिखा है।
इसमें अभी इसने ईयर नहीं दिया हुआ। और मजीद ये साइंटिस्ट जिनके नाम आए हैं ऊपर, ये उनके तस्वीरें हैं। तो ये फिक्रा यहाँ पे आ गया जी। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। एक्सेप्शन कौन सी है? कुछ आरएनए का मॉलिक्यूल्स हैं जो इस बुक में चैप्टर 20 में दिए गए हमें, उनको छोड़ के बाकी सबके सब इसी वजह से हम सवाल करते हैं मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। कुछ किताबों में ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन का फिक्रा मिलता है, वो 100% दुरुस्त नहीं कराएगा, क्योंकि कुछ नॉन प्रोटीन चीजें जैसा कि यहाँ पे आपके सामने वर्डिंग मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एंजाइम डी नेचर हो सकते हैं, ये पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन डिटेल्स आगे कहीं पे आएंगे, वो उसका ताल्लुक उनके स्ट्रक्चर के साथ है। इनका मॉलिक्यूलर वेट, ये आपकी बुक की वर्डिंग है जी, अबाउट यहाँ से लेके 12,000 से लेके 1 मिलियन तक भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जी, एफएससी लैब में आपने पढ़ी हुई है, बड़ी मशहूर मारूफ है। लफ्ज़ हैं को फैक्टर्स और को एंजाइम्स। वो चीजें हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करती हैं उनके रिएक्शंस में, वो को फैक्टर्स और को एंजाइम्स कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन में फर्क मौजूद है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट इनको तरीकों से डिफाइन किया। कुछ लोग को फैक्टर को एज जनरल टर्म अप्लाई करते हैं और उसके अंदर फिर कोएंजाइम, एक्टिवेटर और प्रोस्टेटिक ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इन आयंस को, ये जो आपके सामने दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक के आयंस, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले, इनको को फैक्टर का नाम देते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम्स में बहुत से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक या मेटेरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी मिसालें शायद कहीं पे यहाँ पे नीचे दिए नहीं दिए इसमें, नहीं, इस टेबल में इसने सिर्फ उन को फैक्टर्स का जिक्र किया जो आयंस हैं। ये सारे के सारे मुख्तलिफ मेटल्स के आयन हैं, लेकिन इसमें दो एग्जांपल्स आयन के हट से हैं, मसलन मोलिब्डेनम डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ, और सिलीनियम ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये दो एक्सेप्शन हैं। ये एस कह लीजिए एटम्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, ये भी गैर आयनिक फॉर्म में काम कर रहे हैं, एलिक फॉर्म में काम कर रहे हैं। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी है जी कोएंजाइम्स। इसमें से कुछ नामों से आप वाकिफ हैं। किसी को कोएंजाइम ए का नाम याद है पहले से? यू रिमेंबर कोएंजाइम ए? हमारा टाइम कब तक है? 2:15 तक था जी सर, कोएंजाइम याद है सर, अभी है 2:30 टाइम। 2:30 तक है, ठीक है जी। कोएंजाइम ए का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रेब साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर लेवल पे, उसमें कोएंजाइम का नाम आया होगा, शुरू मारो पे, और भी शायद 3 और पढ़ा होगा। एफएडी, एफएडी और एनएडी के नाम याद है, भूल चुके हैं? जी सर, याद है। याद रखें कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसने पूरा नाम दिया हुआ है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइरेक्टेड, ये एनएडी है, और ये एफएडी है, फ्लेवन एडेनिन डाइरेक्टेड। एफएडी, एफएडीएच, एनएडी, एनएडीएच, ये दोनों भी मशहूर और मरूफ हैं। और यहाँ पे इसने कुछ दिया हुआ है किस किस एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड है, चंद का जिक्र ऐसे। इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ केमिकल ग्रुप्स, इसमें ये कौन से कहाँ पे काम करते हैं वो दिया हुआ है। मसलन बायोसाइटिन जो है CO2 के लिए, कोएंजाइम ए एसाइल ग्रुप के लिए है, और ये एफएडी वगैरह जो है ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, एनएडी जो है वो हाइड्राइड आयन के लिए, एंड मैनी अदर्स। यहाँ पे इसने ये जिक्र किया डाइटरी प्रिकर्सर्स इन मैमल्स। मैमल्स की बॉडी में ये जो कोएंजाइम्स हैं कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे देखेंगे आपको B1, B6, B2, B12 ये नजर आ रहे हैं, और इसको देखिए आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं, तो बताएगा आप में से। बहुत मशहूर चीज है भाई, सबने नाम लिखा हुआ नजर आ रहा आपको। तो वाइटामिन है। ये सारे के सारे विटामिन, पूरा नाम लिखा है इसने, थायमीन। इसका असल नाम थायमीन है, विटामिन B1 के नाम से है, pyridoxine विटामिन B6 के नाम से है, ऐसे ही ये वाला है जी राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 है, और इसका नाम नहीं इसने दिया हुआ, ये ऊपर शायद पेंटोथेनिक एसिड लिखा हुआ है इसने, और साइनोकोबाल्मिन वगैरह ये विटामिन B12 हैं। जबकि जो बाकी नाम है जैसे बायोटिन है और निकोटिनिक एसिड या नायासिन है। जब आप किसी ऐसे पेशेंट को देखें जो डॉक्टरों के खाते चढ़ गया हो और मुख्तलिफ मल्टीविटामिन गोलियां, कैप्सूल या सिरप खा रहा हो, तो उसके अंदर ये सारे के सारे नाम आपको लिखे मिल जाएंगे। एक नॉर्मल इंसान को
इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती अगर आपकी फूड नॉर्मल है, बैलेंस डाइट अगर आपकी है, नॉर्मल डाइट है, तो फिर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर बंदा ज़्यादा बीमार हो जाए और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो रहा, तो फिर ज़ाहिर है डॉक्टर क्या कहेंगे, बल्कि मरीज, हमारे यहाँ तो मरीज खुद कहते हैं जी मैंने कोई ताकतदार शरबत लिख दे, और फिर डॉक्टर उसको ये चीज़ें लिख देते हैं कि ठीक है जी खाते रहो, मौजें करते रहो। तो हम इसमें इसकी इसने वर्डिंग दी हुई है, जो ये वाला है जी, तो चला गया दिस वन, लाइफ वेट, ये वाला कोएंजाइम नहीं चाहिए डाइट के अंदर। नहीं हो, पहले ये थे जी कुछ एग्जांपल्स कोएंजाइम्स की। अगला हेडिंग है प्रोस्टैटिक ग्रुप। प्रोस्टैटिक ग्रुप एक ऐसी चीज जो एंजाइम के साथ बहुत स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अटैच है, उसको प्रोस्टैटिक ग्रुप का नाम देते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो एंजाइम हॉलो एंजाइम कहलाता है, जिसके साथ प्रोस्टैटिक ग्रुप एंजाइम हो उसको सेपरेट कर दिया जाए, तो फिर ये एपो एंजाइम या एपोप्रोटीन, ये लफ्ज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए। और वहाँ वर्डिंग ये थी कि एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोस्टैटिक ग्रुप आमतौर पर नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एंजाइम आमतौर पर सारे प्रोटीन होती हैं, दोनों मिलकर हॉल एंजाइम बनता है, कंप्लीट एंजाइम, लजी मतलब हॉल एंजाइम का, जो रिएक्शन को कंप्लीटली कैटलाइज कर सकता है। ये इससे नाम दिए हुए हैं कुछ एंजाइम्स के, कोएंजाइम्स के, जो कि ये वाले प्रोसेस करते हैं, कुछ एंजाइम के साथ मिलकर, जिनका नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं दिया गया हुआ, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे आगे। हेडिंग है जी, एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज। मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एंजाइम्स को मुख्तलिफ तरीकों से क्लासीफाई करने की कोशिश की। वो बहुत से सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है, जो कि इसने ये हिस्ट्री दी है सारी की सारी। अगर हम हिस्ट्री की बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये टेबल होगा जो समरी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जो बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा है। अब एंजाइम्स को 6 डिफरेंट क्लासेस, याद रखिएगा ये इंटरनेशनल कोड है उसके मुताबिक हो रहा है। इससे पहले क्लासिफिकेशन, जो पुरानी क्लासिफिकेशन है, वो बहुत डिफरेंट थी। नंबर 1 है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन्स कह लें, उनको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफरेज, जो किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। हाइड्रोलेज, जो डाइजेशन करते हैं, आसान जबान में ये कह लीजिए। लाइएजेस, एडिशन और addition of groups to double bond or formation of double bond by removal of groups। उसके बाद है जी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। लाइगेसेस, छोटी चीजों को जोड़ के, छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। इसके आगे डिटेल्स, सेपरेट डिटेल्स है, सेपरेट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में एज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ कभी, आमतौर पर एज शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब उसकी चंद एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर क्लासिकल जो क्लासिफिकेशन थी, वो एंजाइम जो डाइजेशन करते हैं, एक जिसमें पेप्सिन, मशहूर मारूफ पेप्सिन से वाकिफ है। लाइसोजाइम्स को ये नाम इसलिए दिया गया था कि ये लाइज कर सकते हैं बेटा सेल को, उनको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लाइसोजाइम्स को नाम देने की वजह ये थी। ये इसने सेल वॉल है, सेल वॉल में सबसे अहम चीज है पेप्टिडोग्लाइकन। ये सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करते हैं। ऐसे ही नाम है जी ट्रिप्सिन, ये जहां से हासिल हुआ था, रबिंग पैंक्रियाटिक टिश्यू विद ग्लिसरीन, ये पैंक्रियाज से हासिल हुआ था और इसको ये नाम दिया गया। जी, ये एक फिक्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द सेम एंजाइम हैज टू और मोर नेम्स। और वजह क्या होती है कि दो मुख्तलिफ जगहों पे दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उसका नाम रख दिया, और बाद में जैसे डाइएस्टेज, अब इसका दूसरा नाम है एमाइलेज। जो कि डाइएस्टेज पुराना नाम है, वो प्रेफर्ड है, लेकिन आजकल एमाइलेज ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जी, अब आगे क्या है, और टू डिफरेंट एंजाइम हैव द सेम नेम। ऐसा भी हुआ कि एंजाइम दो डिफरेंट थे और दो साइंटिस्ट ने उसका, दोनों ने सेम नाम रख दिया। इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया आखिरकार उस फैसले के जरिए, जिसमें बहुत से साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया कंसेशन में, और उसके नतीजे के तौर पर ये नॉमेनक्लेचर डेवलप हुआ, जाकर पूरी दुनिया में सेम नॉमेनक्लेचर हो और एंजाइम के नेम भी सेम ही होने चाहिए। और ये 6 क्लासेस और उसका जिक्र आपके सामने आज का है। ये एग्जाम्पल लिखती है, जिसने ATP प्लस डी ग्लूकोज फॉर्म्स ATP प्लस डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एक जस्ट एग्जाम्पल दी गई है कि रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से होता है, एंजाइम किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है मेरे ख्याल में।
4.5 मिनट शो हो रहा है ऊपर। फिर हमारा एंजाइम का तारुफ काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया जी। यहाँ पे इसने मज़ीद हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं कौन सा एंजाइम क्या करता है, और ये है जी समरी हम पढ़ के हटे हैं। हाँ, ये इस बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। लाइफ याद रखिए, लाइफ लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म धारा के एंजाइम्स की वजह से होता है। हाँ, ये फिक्र चूंकि मैंने फिक्र नहीं बोला, ये वाला बड़ा मशहूर है, कैटालाइसिस या कैटलिस्ट। एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है, इतनी सी केमिस्ट्री आपने जरूर पढ़ ली होगी कि आप कैटलिस्ट के बारे में पहले से वाकिफ हैं। यहाँ पे वो कम्बशन का जिक्र है, स्वाय चंद आरएनए उसके, बाकी सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन चीजें को एंजाइम या कोफैक्टर हेल्प करते हैं उनकी। और आखिरी फिक्र है क्लासिफिकेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। मेरे ख्याल में आज के लिए इंट्रोडक्शन की हद तक हमारी चीज पूरी होगी। हाउ एंजाइम्स वर्क, एंजाइम कैसे काम करती है, हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको जो है हम फुल फ्लैश क्वेश्चन की शक्ल में लेके जाएंगे। और इसके मुकाबले में ये इसने बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है जी, लेकिन बहर ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और ये चीज़ें हैं सारी की सारी वजाहत अलग हैं। इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल का मतलब है नेक्स्ट वर्किंग डे। अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉलेज की तैयारियां, आज मैं गया था कॉलेज देखने के लिए क्या सूरत हाल है, तो वो तो कॉलेज के खोलने की तैयारियां कर रहे हैं। खोलने का मतलब है कि सब लोग आए यहाँ पे, बीएस लेकिन की क्लासेस भी होगी फिर? नहीं, मुझे कुछ चूंकि प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हो सकी, वो नहीं थे, सिर्फ बाकी जो अमला था वो सफाई शफाई वगैरह कर रहे होते। ये किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन? नो सर। ये इसमें याद रखिए कि जस्ट चांस की बात होती है जी, सवाल पूछने वाला कोई इस तरह का कोई सवाल पूछ ले कि फलां काम किसने किया था, उसके लिहाज से आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है वगैरह मशहूर क्वेश्चंस में। बल ये वाला नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम कह लीजिए, ग्राफ कह लें इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेम वही चीज़ है, और इसमें जो कुछ है ये एक्सप्लेनेबल है हमारे इस टॉपिक के अंदर, जो हमें इंशाल्लाह पढ़ना है नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन आपने पहले से देखी हुई है, ये हेडिंग है हमारा एंजाइम काम कैसे करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एक्सप्लेन नहीं थी फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे वो विद एक्सप्लेनेशन है सब। चलिए ये उस लास्ट में ट्राई किया जाए, लेस देन 1 मिनट रह गया है। जैसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था कि कुछ लोगों ने एक्टिवेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, आपकी बुक ने इसको यूज़ नहीं किया एक्टिवेटर को इन के लिए। ये चूंकि वेरी करता है डिफरेंट ऑथर मुख्तलिफ साइंटिस्ट, जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ है कि मुख्तलिफ एंजाइम्स के नेम में भी ऐसे ही एम्बिग्युइटी मौजूद है। दो लोगों ने एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नेम, या दो लोगों ने दो डिफरेंट चीज़ों को एक नेम दिया हुआ, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पे